नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और चैनल अमन प्रयास सीरीज में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 29 फरवरी और 29 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फोर्थ शिफ्ट में आपके जीके जैसे 20 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। पहला जो प्रश्न आपका पूछा गया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ठीक है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर 2002 से लेकर 2007 तक, यानी कि 2002 में 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था और 2007 तक चला था। ठीक है, इसके बाद 2007 से बात कीजिएगा, 2007 से 2012 तक का, तो ये आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना चलता है। इसके अलावा 2012 से स्टार्ट कीजिएगा, 2017 तक जाइएगा तो ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना चलता है। और भारत का जो अंतिम पंचवर्षीय योजना था वही 12वीं पंचवर्षीय योजना ही था। ये भी प्रश्न कल ही बना है। इसके अलावा भारत में जो पहले जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था आपका 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 से लेकर 1956 तक चला था। सेकेंड वाला बात करेंगे तो 1956 से लेकर 1961 तक चला था। और थर्ड वाला की बात करेंगे तो 1961 से लेकर 1966 तक चला था। ठीक है, तो 3 पंचवर्षीय योजना इधर हो गया, 3 पंचवर्षीय योजना इधर हो गया। अब बच गया कितना हो गया, 3 + 3 6, अब बच गया 6। उन 6 को आप कैसे याद रखिएगा, तो देखिए, इसके अलावा जो चौथी जो पंचवर्षीय योजना होता है, चौथी पंचवर्षीय योजना आपका शुरू होता है 1969 में। ठीक है, या 3 साल का इधर गैप हो जाता है, 66, 67, 68। ठीक है, 1969 में शुरू होता है और 1974 तक 5 तक चलता है। ठीक है, 69, 70, 71, 72, 76। ठीक है, ये चौथी वाला जो है 1969 में शुरू होता है और 1974 तक चलता है। ठीक है, तो ये आपका चौथा हो गया। इसके बाद फिफ्थ वाला आपका स्टार्ट होगा 74 में और चलेगा 1978 तक। ठीक है, इसके बाद 2 साल का आपका वार्षिक योजना आता है, 2 साल का गैप हो जाता है। 2 साल के गैप के बाद फिर से आपका 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना शुरू होता है, छठी, और आपका चलता है 1985 तक। ठीक है, इसके बाद 1985 तक ये चलता है। इसके बाद 1985 से लेकर आपका 1990 तक आपका चलता है 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये आपका 7वीं हो गया। इसके अलावा 8वीं की बात करते हैं तो ये आपका खत्म हुआ है कब, 90 में। फिर 2 साल आपका पंचवर्षीय योजना नहीं चल पाता है। ठीक है, एलपीजी जो आपका आता है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के कारण जो अर्थव्यवस्था भारत का खुलता है, उस कारण पंचवर्षीय योजना नहीं चल पाता है 2 साल के लिए। इसके बाद आपका जो पंचवर्षीय योजना है 8वीं वाला, वो स्टार्ट होता है 1992 से और चलता है आपका 1997 तक। इसके अलावा 1997 से लेकर 2002 तक आपका 9वीं चलता है, या आपका 8वीं चलता है। इस तरह आपको 12 पंचवर्षीय योजना है जो कि आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें उससे पहले 10वीं पंचवर्षीय योजना का कुछ मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि इसका विकास लक्ष्य रखा गया था 8% और हासिल किया था मात्र 7.6%। ठीक है, इस बस यही याद रखिएगा और इससे ज़्यादा कुछ मत याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि आप लोग के लिए जिनका भी आगे एग्जाम है, ठीक है, उनके लिए 2 ईबुक बनाया गया है। इसको आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। एक ईबुक तो आपका PYQ का है जो कि 76 सेट का है। ठीक है, इसमें टोटल 1520 प्रश्न है, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न आपको यहाँ से एग्जाम में आ रहे हैं उसका 80 से 85% प्रश्न आपको इसी PYQ से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आपके पास 1-2 दिन का समय है, इसको नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए 350 क्वेश्चन का PY, 350 क्वेश्चन का ईबुक। ठीक है, ये जो ईबुक तैयार किया गया है आपका 20 तारीख से जो एग्जाम शुरू हुआ था उनसे लेकर अब तक जो प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एक साथ जोड़कर उसमें इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स लगाया गया है। ठीक है, दोनों का प्राइस 25 रुपीज़ है। अगर आपको दोनों परचेज करना है तो 49 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं। परचेज कहाँ कीजिएगा, परचेज करने के लिए एक तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी पिन को मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं 9973741666। ठीक है, तो जैसे भी आप लोग को सहूलियत हो आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, अगर आप लोग को इनमें से कोई भी चाहिए तो। ठीक है, अगर दोनों चाहिए तो दोनों बताइएगा। अगला है कि सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 किस देश ने जीता है। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 की बात करेंगे तो ये जीता है आपका जर्मनी ने। आपका ये थर्ड सीट में पूछा गया था। ये आपका आयोजित कहाँ होता है, तो ये आपका हर साल आयोजित होता है मलेशिया में। ठीक है, तो जीता था जर्मनी ने, उप विजेता बना था ऑस्ट्रेलिया, अपना देश भारत का स्थान था तीसरा। ठीक है, इसके अलावा सुल्तान जोहर कप 2023 की बात करेंगे तो पुरुष अंडर 21 फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। ये भी पूछा जाता है कि जोहर कप किस खेल से संबंधित है, तो आपका हॉकी से ही संबंधित है। और इसका ये 11वां संस्करण था जो कि 27 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर 2023 तक मलेशिया के जोहर बाहरू में तमन दया हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालपुर गांव में एनीमिया उन्मूलन अभियान शुरू किया था, यह किस राज्य में है। हालांकि आपसे पूछा गया था कि लालपुर गांव किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के लालपुर गाँव में लोगों में राष्ट्रीय सिकल सेल रक्त अपालता उपचार अभियान 2047 शुरू किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक हैंडबॉल टीम में एक बार में कितने खिलाड़ी कोर्ट पर उपस्थित रहते हैं, यानी कि हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। सेकेंड, ये इससे पहले जो शिफ्ट हुआ था थर्ड में पूछा गया था हैंडबॉल कितने मिनट का गेम होता है, तो हैंडबॉल उसी समय हमने आपको बताया था कि हैंडबॉल में भी 7 खिलाड़ी उतरते हैं, ठीक है। हालांकि आप लोग नहीं देखे होंगे, जो लोग फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम देने गए होंगे, क्योंकि थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस देख पाना मुश्किल है, ठीक है, उतना आपको समझ नहीं मिल पाता है। लेकिन क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड मिलता है, जो आपका थर्ड में पूछा जाएगा वो फोर्थ में पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, फर्स्ट वाला भी पूछा जाता है। हैंडबॉल को टीम हैंडबॉल के नाम से जाना जाता है। इधर इससे दूसरी टीम के गोल में फेंकने के उद्देश्य से एक गेंद को अपने हाथों से पास करके खिलाया जाता है। एक मानक मैच में 30 मिनट की 2 अवधि, यानी कि 60 मिनट का गेम होता है। यही प्रश्न आपसे पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। अगला है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेल की बात करेंगे तो इसे इंग्लिश में हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं। 2022 में आयोजित हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, तो आपके ऑप्शन में बर्मिंघम मिलेगा या तो इंग्लैंड मिलेगा। इससे पहले 2018 में आयोजित हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में। भारत ने भी आपका राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किया है एक बार, जो कि 2010 में किया था, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसने करवाया था। तो 1881 में जो नियमित जनगणना हुआ था उसे कराया था लॉर्ड रिपन ने, तो इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड रिपन हो जाएगा। वही लॉर्ड रिपन है जिन्होंने वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया था 1878 में, उसको निरस्त भी यही लॉर्ड रिपन ने किया था, और जो पहला जनगणना था वो भी इसी ने ही कराया था, ठीक है। तो समकालीन जनगणना आपका 1881 में हुआ था, उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे। और पहला गैर तुल्यकालिक यानी कि नॉन ऑफिशियल जनगणना 1872 में ही लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आयोजित हो चुका था। इसके बाद 17 फरवरी 1881 को WC पलावन भारत के जनगणना आयुक्त के द्वारा ब्रिटिश शासन के अधीन रखा गया था। अगला है कि अनुष्का शंकर किस वाद्य से संबंधित है। हालांकि आपके प्रश्न में अनुष्का शंकर भी दिया गया था और पंडित रविशंकर भी दिया गया था, ठीक है। तो अनुष्का शंकर और पंडित रविशंकर दोनों सितार वादक से ही संबंधित है, ठीक है। हमने फर्स्ट शिफ्ट के ही वीडियो में आपको बताया था। अगर इसे तो ये नॉर्मल प्रश्न है, आप लोग को मालूम ही होगा, जिन लोगों को नहीं मालूम था। अगर आप लोग फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम लोग संगीतकार के बारे में जो चर्चा किए थे कि किन संगीतकारों को भारत रत्न मिला है, उनमें से एक नाम आपका पंडित रविशंकर जी का भी था, जो कि हमने आपको बताया था, ठीक है। तो अनुष्का शंकर आपका सितार वादक हैं, ये पंडित रविशंकर की बेटी हैं और नोरा जोन्स की सौतेली बहन है। नोरा जोन्स की बात करेंगे तो नोरा जोन्स आज तक अपने करियर में 9 ग्रैमी अवार्ड है जो कि अपने नाम जीती हैं। इसके अलावा पंडित रविशंकर की बात करते हैं तो पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक हैं और संगीतकार हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। इनके अलावा इनको 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत रत्न है वो दिया गया था। उन्होंने दरबारी संगीतकार अलाउद्दीन खां के अधीन सितार वादन को सीखने के लिए 1938 में नृत्य छोड़ दिया था। अगला है कि निम्नलिखित में किसे कथक नृत्य सम्राट कहा जाता है। तो कथक नृत्य सम्राट की बात करेंगे तो ये कहा जाता है पंडित बिरजू महाराज को। तो इसका राइट आंसर आपका पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज के बारे में 3-4 बातें हैं जो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। पहला तो कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर तो कथक होगा। दूसरा कि इनका कौन से घराने से ताल्लुकात है, तो इनका ताल्लुकात है कालका विंध्याधीन घराना लखनऊ के कालका विंध्याधीन घराने से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा इनके चाचा और पिता से प्रश्न आते हैं तो इनके पिता गुरु अक्षर महाराज हैं जो कि कथक नृत्य के प्रतिपादक ही हैं। इसके अलावा इनके चाचा हैं शंभू महाराज जो कि कथक नृत्य के प्रतिपादक ही हैं। इसके अलावा इनके चाचा हैं लक्ष्मण महाराज, ये भी कथक नृत्य के प्रतिपादक ही हैं, ठीक है। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज से आपको और क्या प्रश्न देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा कि इनको पद्म विभूषण अवार्ड कब दिया गया है। तो इनको जो पद्म विभूषण जो अवार्ड है आपको 1983 में दिया गया था, जिस वर्ष हमारा जो भारत देश है पहली बार विश्व कप अपने नाम किया था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कई फिल्म का आपका कोरियोग्राफर भी किया है, जैसे उमराव खां हो गया, डेरिस क्या हो गया, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है। कालिदास सम्मान जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है वो भी मिला है। 2012 में इन्हें विश्व रूपम फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये प्रश्न डायरेक्ट आएगा कि राष्ट्रीय फिल्म से सम्मानित कब किया गया है पंडित बिरजू महाराज को, तो 2012 इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल गाने की कोरियोग्राफी के लिए वर्ष 2016 में इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो फिल्म फेयर पुरस्कार किस लिए मिला था, बाजीराव मस्तानी के लिए मोहे रंग
2 लाल गाने के लिए, और जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो मिला था विश्व रूपम के लिए। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है कि अभी हाल ही में किस केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, यानी CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, कौन नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 1988 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने 21 जुलाई 2022 को भारत के माननीय राष्ट्रपति के द्वारा सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला है कि भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित कराता है? तो भारत की बात करेंगे और आपका जनगणना की बात करेंगे और मंत्रालय की बात करेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका होगा गृह मंत्रालय। भारत में जो जनगणना है वो आपका करवाता है गृह मंत्रालय। इसके अलावा भारत की जनगणना को दशकीय जनगणना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आपकी हर 10 साल के बाद आयोजित होता है। ठीक है, इसके अलावा पहली बार जो जनगणना है, जैसा कि हमने ऊपर ही डिस्कस कर चुका है, तो वो नहीं करेंगे। पहली बार आज़ादी के बाद जनगणना कब हुआ था? स्वतंत्रता पश्चात। तो पहली बार हुआ था आपका 1951 में। 51 में जो जनगणना हुआ था वो आपका 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत किया गया था। पिछली बार जनगणना आपका 2011 में हुआ है, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अगली बार जनगणना 2021 में होना था, जो कि अब तक नहीं हुआ है। इसके अलावा जनगणना भारत के संविधान का अनुच्छेद 240 के तहत किसका विषय है? संघ का विषय है। इसके अलावा संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या किसमें सूचीबद्ध है? तो 69 में सूचीबद्ध है। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो अभी इतना ही प्रश्न मिले हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।